यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में एक्टिव सेंटेंस होता क्या है और पैसिव सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिव सेंटेंस की। तो एक्टिव सेंटेंस की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉम किक्स द बॉल। तो टॉम जो है सो कोई काम कर रहा है और ये कौन सा काम कर रहा है? किक्स, लात मारने की काम कर रहा है। किस पे? बॉल पे। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि टॉम जो है सो कोई काम को कर रहा है, तो इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। और ये कौन सा काम कर रहा है? तो किक्स, लात मारने की काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे वर्ब हो गया, क्योंकि इस काम को करने के लिए इसे क्या देना पड़ रहा है? समय देना पड़ रहा है, तो ये वर्ब हो गया। अब ये काम जिसके ऊपर होता है उस पे क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है। क्योंकि ये जब लात मारता है तो ये बॉल जो है सब मूवमेंट करता है या फिर वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब काम जिसके ऊपर होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है सो एक प्रॉपर प्लेसेस पे है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्टिव सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेन वर्ब आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये एक्टिव सेंटेंस का जो है सो बनावट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी है अपनी प्रॉपर जगह पे और उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया, तो मेन वर्ब है और उसके बाद फिर इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सेंटेंस जो है अभी वो क्या है? एक्टिव में है। अब बात करते हैं इसका पैसिव का। तो पैसिव में क्या होता है कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? द बॉल। तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि काम इसके ऊपर होता है तो इस पर प्रभाव पड़ता है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आकर सब्जेक्ट बन गया, द बॉल लिखा गया। अब ये द बॉल के अनुसार जो है सो हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ इज लग गया। और पैसिव में हमेशा मेथड का प्रयोग होता है, तो यहाँ किक्ड कर दिए और उसके बाद बाय एजेंट हम लोग लगाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वो एक्टिव ऑब्जेक्ट है और ये जो है हमारा मेन वर्ब है और ये जो है सो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है दे राइट ए लेटर, वे लोग एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए वे लोग क्या कर रहे हैं? एक पत्र लिखने की काम कर रहे हैं। तो वे लोग काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम कर रहे हैं? लिखने का। तो ये जो लिखने का जो ये काम कर रहा है, इस काम को करने के लिए इन लोग को टाइम देना पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड है, ये वर्ब हो गया। अब देख रहे हैं कि इस काम को कौन कर रहा है? तो दे जो है अपना प्रॉपर प्लेसेस पे है, तो ये यहाँ सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये कोई काम को कर रहा है। और देख रहे हैं कि ये जो लिखने का काम जो हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? तो लेटर के ऊपर। तो लेटर क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगता है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है तो नहीं लगा, और मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, लेकिन जब पैसिव में हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आकर सब्जेक्ट बन गया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर रिटेन हो गया, फिर थर्ड लग गया और फिर बाय एजेंट लग गया। मतलब यहाँ पे है कि आदि यहाँ हो जाता है ऐसे कि राम इट्स ए मैंगो, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि राम, सॉरी, इसका मतलब है मैंगो इज ईटेन बाय राम। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये वो क्या हो गया? यहाँ आकर सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया ये। और यहाँ का जो सब्जेक्ट जो था
वो यहाँ आकर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और ये जो वर्ब था वो किस में बदल गया, वी थर्ड में बदल गया। ठीक है, अब इस वर्ब के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब ये हो कैसे रहा, ये सब चेंजिंग कैसे हो रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग रूल्स पे। तो रूल्स में बताता है कि पैसिव सेंटेंस में वर्ब को हमेशा भी थर्ड मतलब पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है। मतलब एक्टिव सेंटेंस का कोई भी वर्ब हो, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, वो हमेशा किस में बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस के वर्ब के अनुसार। अब एक्टिव सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, तो वर्ब टू बी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसे एम लग गया, इज लग सकता है, आर भी लग सकता है, वाज भी लग सकता है, वर भी लग सकता है, बीइंग लग सकता है या बिन लग सकता है। तो ये सब जो है सो वर्ब के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। वो कैसे इसका प्रयोग होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब पैसिव सेंटेंस जो है, जैसे पैसिव सेंटेंस हमारा ये है, तो ये यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, ये अभी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यही बोल रहा है कि पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का नंबर भी बदलता है। तो देखो ये कौन सा अभी है यहाँ पे, तो ये सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर के अनुसार क्या किए, हम वर्ब का नंबर बदल दिए। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि दे राइट ए लेटर। तो ए लेटर जो है यहाँ सिंगुलर है, तो इसी सिंगुलर वर्ब के अनुसार, इसी सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ आकर सब्जेक्ट बना है, इसी के अनुसार इस नंबर को भी हम बदल दिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब एक्टिव सेंटेंस का जो यहाँ बोल रहा है, एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव सेंटेंस ये है और इसका सब्जेक्ट जो है सो पैसिव में क्या बन गया, यहाँ आकर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट यदि एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका पैसिव नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन उसको जो है सो एक स्पेशल स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट 7th पॉइंट, पैसिव सेंटेंस में वर्ब के बाद। पैसिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे तो उस वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बाय एजेंट, जो सब्जेक्ट जो है क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि पैसिव सेंटेंस में वर्ब के बाद, तो पैसिव सेंटेंस हमारा ये भी है और एक ये भी है। तो पैसिव सेंटेंस में वर्ब के बाद, तो मेन वर्ब हमारा ये हो गया और इसमें मेन वर्ब ये हो गया। तो इस मेन वर्ब के बाद हमें क्या बोल रहा है लगाने के लिए, बाय, तो यहाँ पे बाय लगा दिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एजेंट। तो एजेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब इसका सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया एक्टिव का ये सब्जेक्ट है, यहाँ आकर एक्टिव का सब्जेक्ट है, तो ये बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ जो है सो ये है हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट और ये आ गया एक्टिव का सब्जेक्ट। मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट जो यहाँ था एक्टिव में, वो यहाँ आकर लिखा गया एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट लगा दिया जाता है क्योंकि इसके बिना वाक्य का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। और यदि हम बाय एजेंट नहीं लगाते हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग की यदि हम बात करेंगे तो उसका फुल मीनिंग समझ में नहीं आएगा आपको कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति का नाम हो या फिर ही हो तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा हिम लिखाता है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ फिर टॉम के जगह में आप टॉम ही क्यों लिखे हैं, आप चेंज क्यों नहीं किए, तो आप चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हिम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
सीता या सी यदि रहे सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा हर हो जाएगा। आई यदि रहे सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा मी हो जाएगा। वी रहा सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। दे या फिर पी नेम्स रहा मतलब प्लूरल नेम रहा तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बन जाएगा, देम। यू रहा तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्टिव का जो ये स्ट्रक्चर था, पहले सब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब लगा, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसी तरह पैसिव का जब देखें तो क्या हो गया कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, उसके बाद भी थर्ड बना, फिर बाय एजेंट लगा। तो ये सब चीजें होता कैसे है उसकी बात करते हैं। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं, होता है सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये हो गई एक्टिव का। इसका पैसिव फॉर्म यदि हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। तो मान लेते हैं कि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव, ऑब्जेक्ट पहले लग जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ब के अनुसार जो है सो हम लोग यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये इसमें जो है सो यूज होता है, तो क्या यूज होता है, इज, आर और एम, और उसके बाद लग जाता है भी थर्ड, और भी थर्ड के बाद क्या यूज होगा, फिर बाय एजेंट, बाय एजेंट ये यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो क्या करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका क्या होता है। तो पहले सब्जेक्ट लगता है इसमें, उसके बाद इज, आर और एम, और प्लस में B4 होता है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब हम लोग यहाँ पे लिखा था कि एक्टिव सेंटेंस के वर्ब के अनुसार वर्ब टू बी को हम लोग किस रूप में, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग या बीन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखे थे कि यहाँ जो एक्टिव सेंटेंस का जो वर्ब है यहाँ पे वो V1 और V5 के रूप में है। तो उसका पैसिव में हम लोग क्या किए थे, तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे इज, आर, एम लगा दिए थे, और फिर वहां पे भी थर्ड का प्रयोग कर दिए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे V4 है, तो इस V4 के बदले में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक V4 बीइंग लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा इसका। तो इसका लिखाएगा कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद इसके अनुसार यहाँ पे हम लोग इज, आर, एम और प्लस में बीइंग, और फिर बी थर्ड और प्लस में बाय एजेंट लग जाएगा, बाय एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज लगता है, फिर हैव होता है और भी थर्ड होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि इसकी पैसिव की हम बात करें हम, तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद इस सेंटेंस में हैज का यूज है उसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कौन सी क्रिया यूज होता है, क्रिया का तीसरा रूप। तो किस क्रिया का तीसरा रूप जो है हम लोग बीन के रूप में यूज करते हैं। ये चीज आपको जो है सो टेंस में भी आपको बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, कि यदि कोई भी वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट के जैसा प्रभाव डालता है लेकिन उसमें वर्ब नहीं हो, तो उस भी थर्ड के, उस वर्ब के बदले में हम लोग बीन का यूज करते हैं एज ए भी थर्ड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी थर्ड हो गया, और फिर प्लस में आपका भी थर्ड आ जाएगा, और प्लस में फिर क्या लिखा जाएगा, बाय एजेंट।
बाय एजेंट। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? तो सिंपल पास्ट टेंस का पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर V2 लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखता है। अब इसकी पैसिव यदि हम बात करें तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर प्लस में ये V2 है, V2 वाला हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो होता है वाज और वर। उसके बाद हम लोग क्रिया का तीसरा रूप यूज कर देंगे और फिर बाय में अजेंट। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वाज, वर और प्लस में V4 और ऑब्जेक्ट। अब इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो ये ऑब्जेक्ट जो है सो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद वाज वर, उसके बाद ये जो है सो B4 है तो हम लोग यहाँ पे बीइंग लगाएंगे और फिर क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद फिर क्या करेंगे? बाय एजेंट। ये हो गया। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यदि रहा तो हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज होता है और फिर भी थर्ड का यूज होता है। इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है सो पहले लिखा जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हैड, उसके बाद फिर लग जाएगा यहाँ पे बीन, उसके बाद भी थर्ड और फिर बाय एजेंट। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट की यदि बात करें तो सब्जेक्ट के बाद जो है सो विल और शैल का यूज होगा और उसके बाद V1 हो जाता है और प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन यही चीज यदि हम पैसिव की यदि बात करें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लगेगा शैल और विल, फिर प्लस में बी यूज करेंगे और क्रिया का तीसरा रूप और फिर बाय में एजेंट, बाय में एजेंट यूज होगा। ठीक है। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर शैल और विल प्लस में V4 लगेगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट पहले आकर इसमें क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है इसके अनुसार शैल और विल यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिया का चौथा रूप है एक्टिव में, तो पैसिव में क्या करेंगे? बीइंग लगा देंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप में बदल जाएगा और फिर बाय में एजेंट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में इसी तरह से होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? विल और शैल प्लस में हैव, फिर क्रिया का तीसरा रूप। इसको पैसिव में जब हम लोग बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इस सेंटेंस में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे विल या फिर शैल आ जाएगा, फिर प्लस में हैव लगेगा, फिर प्लस में बीन लगेगा, उसके बाद भी थर्ड और फिर बाय में एजेंट लगेगा। इसी तरह से मॉडल्स में भी देखेंगे तो मॉडल्स हम लोग जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर मॉडल्स का हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट V1 लगता है। मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद फिर मॉडल्स आ जाएगा और मॉडल्स के बाद बी का यूज होगा और उस बी के बाद भी थर्ड और फिर में बाय एजेंट। ठीक है, ये हो गई हम लोग का 4th 10th स्ट्रक्चर्स।
हम लोग जो है सो यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव में बदलने के लिए 10th स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब इतने सारे स्ट्रक्चर्स यदि हम लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो हमारा एक्टिव एंड पैसिव का किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग पूरा एक्टिव एंड पैसिव का थ्योरम हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो हम लोग बात करते हैं वैसे क्वेश्चंस के बारे में जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हों, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं राना गैप मी द लेटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राना जो है सो कोई काम किया, तो वो राना क्या कहलाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि ये कोई काम को किया है। अब ये कौन सा काम किया है, तो देने का काम किया है, तो ये हो गया वर्ब। अब देने का जब काम हुआ तो किस पे प्रभाव पड़ा, एक मी पे और एक लेटर पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव में पढ़ते हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आकर सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आया दो ऑब्जेक्ट, एक मी है और एक द लेटर है। तो हम लोग दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को सब्जेक्ट बनाकर करेंगे। तो पहला हम लोग करते हैं क्या, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा आकर, सब्जेक्ट, तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी टेंस में है, तो यहाँ V2 का यूज किया है। तो हम लोग स्ट्रक्चर्स में पढ़े थे कि जब सिंपल पास्ट हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग को वाज वर्ब का यूज करना होता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा इसके साथ, वाज। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, गिवन द लेटर बाय राना। तो यहाँ पे हम लोग ये जो मी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया। और यदि हम द लेटर को सब्जेक्ट बना देते हैं तो कैसे बनेगा ये, तो लिखा जाएगा यहाँ पे द लेटर। अब देखिए यहाँ पे द लेटर ये जो है सो सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, वाज। उसके बाद गिवन मी बाय राना। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि जब मी को यहाँ से हटाकर हम यहाँ जब सब्जेक्ट बना दिए तो द लेटर यहीं छूट गया, और जब द लेटर को जब उठाकर हम लोग सब्जेक्ट बना दिए तो ये यहीं पे रख दिया, ठीक है। तो इस रूप में देखें हम लोग कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आकर सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। तो इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक मी और एक क्वेश्चंस। तो हम क्या करते हैं, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, हो गया। अब ये जो है सो सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट का हम लोग पढ़े थे कि वाज वर्ब में बदल जाता है जब हम लोग पैसिव यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, और उसके बाद आस्क्ड भी थर्ड लग जाएगा। उसके बाद देखिए ये मी जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो आकर सब्जेक्ट बन गया, तो ये तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, एक क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या लिखा था है, बाय एजेंट। तो बाय एजेंट में क्या लिखा जाएगा, बाय, और यहाँ दे जो है सो ये सब्जेक्ट है, तो दे का क्या हो जाता है, देम। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे देखे कि मी को जो है सो हम लोग क्या बना दिए थे, सब्जेक्ट बना दिए। अब जो है सो एक क्वेश्चन को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड मी बाय देम, ठीक है। तो अब क्या किए, एक क्वेश्चंस को जो है सो अब सब्जेक्ट बना दिए, तो यहाँ पे क्या रह गया, मी, उसके बाद बाय एजेंट, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट, ही ऑफर्स मी अ जॉब।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफर्स करता है, ये वर्ब हो गया। तो क्या ऑफर, किसे ऑफर कर रहा है? मी को, क्या? एक जॉब। तो यहाँ देख रहे हैं मी भी एक ऑब्जेक्ट है और एक जॉब भी ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई। अब देखो यहाँ पे जो है क्रिया का 5वां रूप यूज हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि क्रिया का 5वां रूप किस में यूज होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जिस क्रिया के साथ में V1 V5 का प्रयोग होता है तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव होता है सब्जेक्ट के बाद V1 और V5। ठीक है, लेकिन इसका जब पैसिव हम लोग बनाते हैं तो क्या लिखा जाता है? एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इसमें इज और एम लगता है। ये भी रूल्स हम लोग पीछे वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसमें बनाते हैं। तो आई के साथ में क्या लगता है? आई के साथ में इज लगता है, सॉरी आई के साथ में क्या लगता है? आर। सॉरी, आई के साथ में यहाँ क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एम के बाद भी थर्ड क्रिया का तीसरा रूप, ऑफर्ड ए जॉब बाय, किसके द्वारा? तो यहाँ पे ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम क्या किए थे? यहाँ पे मी को सब्जेक्ट बना दिए थे, अब ए जॉब को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए जॉब इज। अब इसके साथ इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसके साथ इज लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए। उसके बाद ऑफर, ऑफर क्या ऑफर करता है मुझे? मी। ठीक है, अ जॉब इज ऑफर्ड मी बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि वैसा सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग पैसिव जो है सो दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाकर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक्टिव सेंटेंस जब यहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हो, और यहाँ पे देखिए ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो क्या करेंगे? जब भी ऑर्डर का सेंटेंस हो तो उसे हम लोग हमेशा लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट से स्टार्ट करने के बाद वहाँ का एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद बी लग जाएगा, और बी के बाद हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि जब भी ऑर्डर का सेंटेंस हो तो क्या करेंगे? पहले लेट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बी लग जाएगा, और फिर क्रिया का तीसरा रूप। ठीक है, नेक्स्ट, जब सेंटेंस रिक्वेस्ट का हो तो हम लोग देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का हो, क्योंकि उसमें प्लीज और काइंडली रहेगा। सेंटेंस के चाहे लास्ट में हो या फर्स्ट में हो, प्लीज और काइंडली अधीरे है तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस जो है किसका है? रिक्वेस्ट का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब रिक्वेस्ट का कोई सेंटेंस हो तो उसको पैसिव में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं कि एक्टिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली हो तो पैसिव सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू किया जाता है। मतलब जब आपको ये पता चले उसके भाव से कि वो जो है सो रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, तो हम लोग पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देख रहे हैं टेक दिस चेयर प्लीज, तो देखिए प्लीज आ गया तो हम समझ गए कि ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। तो ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगने के बाद फिर क्या होगा? इससे इसमें जो दिया हुआ सेंटेंस है वही यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे कि टेक दिस चेयर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्लीज को तो लिखे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि प्लीज और काइंडली को पैसिव सेंटेंस से हटा दिया जाता है, तो उसे हम क्या किए? हटा दिए, नहीं लिखे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे देख रहे हैं काइंडली रीड दिस लेटर, है ना?
तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया करके इस लेटर को पढ़ें। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी रिक्वेस्ट का है, तो रिक्वेस्ट का है क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या करेंगे, जो सेंटेंस दिया हुआ है वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीड दिस लेटर। ठीक है, नेक्स्ट में है प्लीज गिव मी ए पेन, है ना। तो देखिए इस सेंटेंस में प्लीज है, तो इससे समझ गए कि ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या करेंगे, प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और जो सेंटेंस दिया है उसी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, गिव मी ए पेन। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है, एडवाइस का है। तो कैसे पता चला, तो यहाँ बोल रहा है हेल्प दी पुअर, गरीबों की मदद करो। तो यहाँ क्या कर रहा है, सजेस्ट दे रहा है, यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। लव दी चिल्ड्रेन, बच्चों से प्यार कीजिए। तो यहाँ क्या है, एक एडवाइस है। तो एडवाइस का सेंटेंस यदि हो तो हम लोग क्या करते हैं उसको, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ लिखेगा द पुअर, उसके बाद शुड का यूज किया जाएगा, शुड। अब ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि शुड जो है सिर्फ मोडल्स है और मोडल्स के बाद कभी भी थर्ड का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें क्या लग जाएगा, बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट ये लव द चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा है द चिल्ड्रेन should be loved। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, hear him now, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है। तो हिम क्या बन जाएगा यहाँ पे आके, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद should be heard now। तो इसमें हम लोग देखें कि जब एडवाइस का सेंटेंस हो तो उसको पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो सब्जेक्ट लिखाएगा ही, मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे, शुड प्लस में बी और फिर क्रिया का तीसरा रूप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैसिव, जो यस या नो का क्वेश्चन हो, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसको हम लोग पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सी टेंस में है, तभी हम लोग उसको पैसिव अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, लिखा हुआ डज ही राइट दिस लेटर, तो ये जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट का किस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव है। जब हम लोग पूरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें लिखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि पैसिव में हम लोग बदलेंगे तो उसमें इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तब की बात करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखे हुए ही राइट दिस लेटर, तो देखो दिस लेटर ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर दिस लेटर। उसके बाद क्या लगेगा, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ बाहर है, तो इसके साथ में लगने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग बाहर कर देंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसके साथ क्या लगता है, इज आर एम। तो यहाँ दिस लेटर है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इज दिस लेटर written by
हिम। ये सब्जेक्ट यहाँ पे आके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि हैज टॉम इनवाइटेड यू, तो इनवाइटेड यू, तो अभी ये सीधा होता तो कैसे बनता ये कि टॉम हैज इनवाइटेड यू, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जब एक्टिव हो तो पैसिव में बनाने के लिए उस भी थर्ड के बदले हम लोग को बीन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये यू जो है यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा यू। अब यू के साथ में किसका प्रयोग होता है, हैव का, तो हम लोग हैव जो है सो बाहर कर देंगे, उसके बाद बी लग जाएगा, उसके बाद इनवाइटेड बाय, बाय किसके द्वारा, टॉम के द्वारा। तो टॉम जो है किसी का नाम है, टॉम हो या फिर कोई ही हो, टॉम हो या फिर ही हो, तो उसका क्या हो जाएगा, टॉम का टॉम लिखें या फिर हिम लिखें। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क साइन पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हैड मोती डन दिस टास्क, तो देखो इसको जब सीधा करके हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, मोती हैड डन दिस टास्क। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोती जो है सो कोई काम किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिस टास्क, दिस टास्क हो गया। अब देखिए ये इसके साथ में भी हेड का ही यूज होगा, तो ये हेड बाहर निकल जाएगा, तो क्या ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ बी थर्ड है, इसके बाद बी लगाएंगे, फिर डन लिखेंगे, उसके बाद बाय एजेंट लगेगा, तो बाय एजेंट में क्या है, फिर मोती यहाँ सब्जेक्ट है, वहां जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा मोती, क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, इसी तरह से ये तो हो गया इंट्रोगेटिव का, यस नो का, मतलब ऐसा क्वेश्चंस जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम लोग जब बनाए तो देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर था, इसमें बाहर था तो इसमें भी बाहर हो गया, इस क्वेश्चन में बाहर था तो इसमें बाहर आ गया, इसमें बाहर था तो इसमें भी बाहर आ गया, मतलब वो इंट्रोगेटिव यदि एक्टिव है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं पैसिव ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस का मतलब होता है कि वैसा वर्ड्स जिसमें, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस का मतलब होता है कि वैसा क्वेश्चंस जिसका आंसर हम लोग को रीजन के साथ में देना हो। ठीक है, हम लोग यस या नो में उसका जवाब नहीं दे सकते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो व्हेन। अब देखिए व्हेन हम ये डब्ल्यूएच था ये लिख चुके हैं, अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन, दे सेंट द लेटर, द लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये इधर क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखा जाएगा द लेटर। अब ये जो है सो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी यदि एक्टिव पैसिव में हो, एक्टिव में हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस यदि एक्टिव में हो तो उसे पैसिव में बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इज और एम का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, द लेटर के साथ में क्या लगेगा, इज, तो वो इज यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद भी थर्ड लग जाएगा, सेंट बाय किसके द्वारा, तो दे के द्वारा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, क्वेश्चन मार्क से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ विल ही सॉल्व द सम, तो ये भी क्या है यहाँ पे, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाउ, अब द सम जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा जाएगा, द सम। अब इसके साथ में विल है तो ये इसके साथ में भी विल ही यूज होगा, उसके बाद यहाँ पे बी लग जाएगा और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, बाय लग जाएगा, बाय एजेंट किसके द्वारा, तो ही के द्वारा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, ये हो गया। नेक्स्ट है वेयर डिड सीता बाय द हैट, तो वेयर जो है यहाँ पे लिखाएगा, ये लिखाएगा डब्ल्यूएच है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, द हैट, तो यहाँ लिख दिए द हैट। अब देखिए डब्ल्यूएच के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें V2 का प्रयोग डिड का यूज हुआ है और डिड का यूज जो है सो सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव का वो सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट का यदि एक्टिव हो तो उसे पैसिव में बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, वाज वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ द हैड जो है सो सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा, वाज। ठीक है, उसके बाद द हैड बाउट बाय सीता। ठीक है, नेक्स्ट यहां बात करेंगे पैसिव ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो है सो इसमें बात करेंगे वैसे सेंटेंस के बारे में जिसमें इंफिनिटिव का यूज हुआ है। ठीक है, टू बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो जाएगा, आई एम टू बाय ए बैट, मतलब एक मैं बैट खरीदने वाला हूँ। तो यहाँ पे बैट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा ए बैट। अब इसके साथ में ये प्रेजेंट में है तो ये भी यहाँ प्रेजेंट ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इज, उसके बाद टू और यहाँ पे बी लग जाएगा, उसके बाद बाउट हो जाएगा, बाउट, उसके बाद बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट अब्दुल वाज टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, दिस वर्क, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, दिस वर्क। अब दिस वर्क के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा वाज, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद डन हो जाएगा। अब बाय किसके द्वारा, अब्दुल के द्वारा, क्वेश्चन है सॉरी अब्दुल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है दे आर टू सेल द कार। तो यहाँ पे क्या है, कार, वे लोग कार सेल करने वाले हैं, तो यहाँ लिख जाएगा द कार इज लगेगा इसके साथ, क्योंकि दे था तो यहाँ पे आर लगा, अब ये द कार है, एक ही कार है, तो यहाँ इसके साथ इज लगेगा, तो इज टू बी सॉल्व्ड बाय देम। ठीक है, ये हो गया इसका पैसिव। मतलब हम लोग यहाँ पे देखे यहाँ पे कि यदि कोई कमांड का सेंटेंस हो तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बना सकते हैं, या फिर कोई यस नो का क्वेश्चंस हो तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे, और यदि WH वर्ड्स का हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ देखें कि यदि कोई भी सेंटेंस टू बी में हो तो उसे हम लोग पैसिव में कैसे बनाएंगे। जब भी टू बी का कोई भी सेंटेंस हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंस में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे और उसके अनुसार यहाँ पे इज आर लग जाएगा, और उसके बाद जो टू था वहां पे वही टू यहाँ पे लगेगा, और टू के बाद बी लगाकर हम लोग क्रिया का तीसरा रूप लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का पैसिव। अब हम आप लोग को ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि जब हम लोग पैसिव पढ़ रहे थे तो उसमें रूल्स में लिखा हुआ था कि पैसिव में हमेशा क्रिया का चौथा रूप यूज होता है, सॉरी क्रिया का हमेशा तीसरा रूप यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि आखिर में सारे सेंटेंस में क्रिया का तीसरा रूप यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट में पैसिव जब बनाया गया था तो भी थर्ड यस आ गया, उसके बाद फिर ये भी और में बनाए थे तो यहाँ भी थर्ड यस ये भी आ गया। उसके बाद दूसरा में बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन का जब बनाए थे तो यहाँ आस्क्ड लग गया था, वेरी गुड, यहाँ भी और में तो यहाँ भी आस्क्ड लग गया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ऑफर्ड लगा था, इसमें भी ऑफर्ड हो गया। मतलब पैसिव में जब हम लोग देखेंगे क्रिया का जो मूल रूप होगा वो क्रिया कौन सी फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, इसमें भी देखते हैं कि इसमें भी थर्ड फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये भी जो है हमारा थर्ड फॉर्म में आ रहा है, ओपेंड हो गया, स्विच्ड हो गया, बिटेन हो गया, ये भी आ रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा कि उसके बाद वाला आता है या नहीं। तो देखिए प्लीज और काइंडली से कोई भी सेंटेंस यदि स्टार्ट हो तो क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड यूज कर देते हैं, यहाँ पे भी आ गया यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद आते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखते हैं द पुअर शुड बी हेल्प्ड।
यहाँ पे जो हेल्प जो था वो सबसे मेन क्रिया है, तो यहाँ भी हेल्प मेन हो गया। यहाँ लव जो है सबसे मेन क्रिया है, तो यहाँ लव्ड हो गया, ईडी लग गया। यहाँ पे हियर जो है जो सबसे मेन क्रिया है, तो यहाँ पे हियर्ड हो गया। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि पैसिव में हम लोग को हमेशा क्रिया का तीसरा रूप मिल रहा है। अब पैसिव ऑफ यस और नो क्वेश्चंस में देखते हैं कि इसमें है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट यूज किया था, यहाँ रिटर्न यूज किया, भी थर्ड हो गया। यहाँ पे इनवाइटेड था, यहाँ भी इनवाइटेड हो गया। यहाँ पे हमारा डन था, तो यहाँ भी हमारा डन हो गया, है ना। उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए सेंड है, तो यहाँ पे सेंट हो गया, भी थर्ड लग गया। यहाँ पे सॉल्व्ड लग गया, और यहाँ पे जो है सो फिर बाउट लग गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला में टू बी में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए बी के बाद बाउट लग गया यहाँ भी, और यहाँ भी इसमें भी हमारा डन लग गया, और इसमें भी हमारा सॉल्व्ड लग गया। मतलब पैसिव सेंटेंस में जब भी कोई वर्ब यूज हो, मेन वर्ब, तो हमेशा क्रिया का तीसरा रूप यूज होगा। ठीक है। तो ये रही हम लोग का एक्टिव पैसिव का बहुत सारे एग्जांपल्स।